हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 96 में। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने वो वाली क्लास नहीं देखी हो तो वो जाकर देख लें, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। तो यह मैं दिखा देता हूँ। यह है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। अर्थात हम गुणनफल के रूप में प्रत्येक भाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम क्या करेंगे, जो भी अभाज्य गुणनखंड होंगे भाज्य संख्या के, वो क्रम पर डिपेंड नहीं करेंगे, बिना क्रम के ही होंगे वो, ठीक है। चाहे किसी को हम पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, इस पर कोई निर्भरता नहीं करेगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे 150 ले लिया मैंने, तो इसको मैं पहले तो इसको मैं पहले 2 से काट लूँ, तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। फिर ये 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 है। अब ये 5 से कटेगा, 5 25, अब ये 5 एकम 5, ठीक है, ये कट गया। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए, जो भाज्य संख्या थी हमारी 150 थी, तो 150 जो भाज्य संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 2 3 5 5 ये आए। अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, इसको चाहे 3 गुणा 2 लिखूँ, 5 5 लिख लूँ, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 5 2 3 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि क्रम पर कोई निर्भरता नहीं करेगी, बिना क्रम के ही अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं हम। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। तो अब हम चलते हैं HCF और LCM निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके एक फार्मूला जान लेते हैं हम। LCM निकालते कब है और HCF कैसे निकलता है हमारा। तो यहाँ पर HCF निकालने के लिए क्या होता है, ये फार्मूला होता है, संख्याओं में कोई 2 संख्या दे रखी होंगी HCF निकालने के लिए, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। ये क्या होता है HCF? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, ठीक है। LCM क्या होता है? संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिख लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा 20 और 30, इसका हम अगर HCF पूछें, पहले हम HCF पूछें इसका, तो क्या होगा, पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर लेते हैं हम इसे। 20 को अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 गुणा 5, 4 पंजे 20, ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। 30 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6, 6 पंजे 30, ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। तो अब इसमें देखो, इसके लिए क्या है, यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 2, और 5 की घात 1। यहाँ पर कितना है, यहाँ सब अलग अलग हैं, तो 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, ठीक है। तो अगर हमें HCF निकालना है, HCF, तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का HCF 20 और 30 का, 20 और 30 का HCF कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, इनमें से उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेना है। तो दोनों में देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की घात छोटी कौन सी है, 1 है या 2 है, तो इन दोनों में छोटी घात 1 है, तो 1 लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से देखो 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, उभयनिष्ठ तो है नहीं है,
तो उभयनिष्ठ यहाँ देखो 5 यहाँ है 5 यहाँ, ये उभयनिष्ठ है, तो इसमें दोनों की घात बराबर है, तो यहाँ तो बराबर है, अगर जिसमें ज़्यादा कम होती वो वाला लेते, तो यहाँ पर तो बराबर ही ले लिया हमने यही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये 5 एकम 5 ही रहेगा, तो ये 2 पहिए 10, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और एलसीएम की बात करें अगर, तो एलसीएम लिख लेते हैं, एलसीएम लिखते हैं किसका, इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों का। तो एलसीएम में क्या बताया था हमने, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल लेंगे। तो बड़ी घात देखिए 2 में क्या है बड़ी घात, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ में बड़ी घात 2 की पावर 2 है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो 5 है और यहाँ भी 5 है, इसकी घात तो बनी है, तो इसको तो बनी लिख लिया, ठीक है। और जो रह गया उसको भी लिखा जाता है इसमें, तो रह क्या गया यहाँ पर, यहाँ रह गया हमारा 3, तो 3 को भी लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पे 20 और 20 तियाँ 60, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 20 तियाँ 60। इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला और देख लेते हैं हम, यहाँ कह रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एलसीएम एचसीएफ, ए और बी ये कोई दो पूर्णांक हैं, दो संख्याएं हैं, तो एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और गुणा एलसीएम इन्हीं दोनों संख्याओं का, तो वो बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, ठीक है। अर्थात हम कहें कि एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, ठीक है। ये फार्मूला रहेगा। अगर मान लेते हैं वो दो संख्याएं क्या हैं, ए और बी मान लिए, तो इनका एचसीएफ गुणा इन्हीं का एलसीएम ए और बी का, वो बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के, ठीक है। ये फार्मूला रहेगा, इसे ध्यान रखें, ठीक है, काम में आएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर, ठीक है। तो प्रश्नावली की ओर चलते हैं हम। तो क्या है प्रश्नावली, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था ये, अब देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इनको क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो लिख लेते हैं हम। तो यहाँ प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था हमसे, 140 इसके अभाज्य गुणनखंड करने, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेते हैं हम, कर लेते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 है 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 पहिए 10, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 140 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2, 5 × 7, ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था दूसरा, ये तो फर्स्ट था। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, 156, तो इसके कर लेने अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, और फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 नीम 18, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या था इसका, नेक्स्ट पार्ट 3 कितना था, 3825, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ 5 है, कितना है ये 5 है। तो जिन संख्याओं के लास्ट में 5 हो तो वो या तो 5 से कटते हैं या फिर 3 से कटते हैं। तो यहाँ पर 3 से काट कर देख लेते हैं पहले हम इसे, 3 से कट जाएगा ये, चलो देखते हैं।
3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 पे 15, कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 पहिए 15, 3 से कट गया। उसके बाद फिर 3 से देखते हैं काट कर, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 पहिए 15, कट गया। ठीक है, अब 3 से काट के देखते हैं, 3 एकम 3, बचा 1, 3 चौक 12, नहीं कटेगा। अब 5 से काट के देखेंगे। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40 और 55 25, कट गया। फिर काट लेते हैं हम, 5 से फिर कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 तियाँ 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 से कटेगा। तो यहाँ पर 38 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? इसके अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है इसके पार्ट नंबर 4, 5005, यानी 5005 है। इसके अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। तो 5005 को हम काटते हैं। देखिए 5 है लास्ट में, तो 5 से तो ये कट जाएगा, तो 5 से काट लेते हैं इसे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये कितने से कटेगा भाई? तो 5 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, बचा 1, 3 तियाँ 9, नहीं कटेगा 3 से, तो 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से देखेंगे, 5 से काट के देखें, 5 दूनी 10, 5 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 7 से देखते हैं, 7 एकम 7 और बचे यहाँ से 3, 7 चौक 28, बचे 2, 7 3 के 7 से कट जाएगा। तो यहाँ 7 एकम 7 हो गया और 7 चौक 28 और 7 तियाँ 21, 7 से कट गया। अब 7 के बाद फिर 7 से 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। ठीक है, अब 7 के बाद अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से कटेगा ही। तो 7 के बाद अब 11 आती है अभाज्य संख्या, तो 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33, फिर अभाज्य संख्या आ गई, ये भी अभाज्य संख्या से कटेगी। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड आए 5 गुणा 7 गुणा 11 इंटू 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। इसी का नेक्स्ट पार्ट 5 देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 5 में लिखा है 7429, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर इसके करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 7429, तो यहाँ पर क्या है, विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या से ही कटती है। तो यहाँ देख लेते हैं हम, 3 से काट के, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, नहीं कटेगी। ठीक है, और 3 के बाद 5, 5 से कटेगी नहीं। ठीक है, और 7 से 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, तो 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 आती है, 11 से काट के देखेंगे। तो 11 सत्ते 11 छंग 66, 66, तो बचे 8 82 और 11 सत्ते 77, 5 बचे, नहीं कटेगी 11 से भी। तो 11 के बाद जो कटेगी 17 से। ठीक है, तो 17 से काट लेते हैं, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और यहाँ से बचे 68, 6 बचे 62 हो गए। तो 17 तियाँ 51 और 17 सत्ते 119। ठीक है, कट जाएगी। फिर ये अब 19 से कटेगी अभाज्य संख्या, 19 आएगी 17 के बाद। तो 19 से काटते हैं, तो 19 दूनी 38, यहाँ से बचेंगे हमारे 5 57, 19 तियाँ 57। फिर 23 से ही कटेगी, 23 एकम 23। तो 7429 के जो प्राइम फैक्टर आए वो कितने आए? इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 17, 19 और 23, ये इसके यानी इसके को प्राइम फैक्टर आएगा। ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड आ गई है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे, दिखा देते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है, ये हमको प्रूव भी करना है। तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी दे रखी हैं, तो वो दो संख्या हमारी दे रखी हैं, लिख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन 26 और 91। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, 2 × 13, और 91 के कर लेते हैं तो इसके कितने आएंगे, 63 91, तो 7 × 13 ये हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है अब इन दोनों संख्याओं का HCF। तो HCF निकालेंगे 26 और 91 का। तो क्या होगा, इनमें से जो उभयनिष्ठ होगा, ठीक है, वही केवल होता है, जो उभयनिष्ठ होता है केवल वही HCF होता है। तो और उसमें भी क्या होती है, निम्नतम घात लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक ही एक घात है, तो ये 13 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका HCF। अब निकालते हैं इसका LCM 26 और 91 का। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को एक बार लिखते हैं, तो ये लिख दिया, और अधिकतम घात लिखते हैं। तो अधिकतम घात क्या है, दोनों की बराबर है, कॉमन जो है। फिर इसके बाद शेष क्या रहेगा, 2 बचे, और यहाँ पर 7 बचे, ये भी लिख दिया। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14, और 14 3 42, फिर 14 एकम 14, 14 और 4 18, 182 हो गया। ठीक है, ये इसका LCM आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सत्यता की जांच करेंगे। LCM और HCF आ गया, अब जांच करेंगे। तो दो संख्याएं क्या क्या थी यहाँ पर, 26 और 91 थी। तो जांच करते हैं। तो 26 और यहाँ पर जो है 91, तो LCM क्या बराबर होता है, LCM और HCF के। तो LCM कितना है, चलिए मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। दो संख्याएं अगर A और B हैं तो क्या होगा, ये HCF और दोनों संख्याओं का A और B का इंटू LCM A और B का। ठीक है, तो दो संख्याएं A और B हो गई, और यहाँ से LCM आया, वो आया हमारा 13, HCF आया 13। ठीक है, और LCM आया हमारा 182। तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 दूनी 26, और 13 अट्ठे 104 और 2 106, मतलब 106 हो गए, और 13 एकम 13 और 10 23 66, इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 2366 ही आएंगे, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर LHS बराबर है RHS के। तो यहाँ सत्यापित हो गई, यानी जांच हो गई। ठीक है, तो यहाँ सत्यापित हो गया, ये सत्यापित हुआ या प्रूव हुआ या सिद्ध हुआ। ठीक है, इससे पता चल गया हमें। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, लिख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर इसका 2 में क्या लिखा है, इसका 2 पार्ट है। इसमें लिखा है 510 यानी 51 और 92, इसका करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख लिया मैंने। अब इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो इसके कर लेते हैं हम। ठीक, लिखता हूँ मैं, इसको काट लेते हैं, काटते हैं इसको। तो 2 से कट जाएगा, ये 0 जिन संख्याओं के लास्ट में होता है वो 2 से कट जाता है। ठीक है, 5 से भी कट जाता है। तो पहले 2 से काटते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और यहाँ से बचा 1, 2 पंजे 10। अब 5 से काट लेते हैं। 5 से कट जाएगा जिन संख्याओं के लास्ट में 5 हो, वो 3 से भी कट जाता है, और 5 से भी। तो यहाँ पर 3 से देख लें, 3 अट्ठे 24, 3 से भी कट जाएगा। पहले 3 से काट लें, 3 अट्ठे 24, और यहाँ से बचा 1, 3 पंजे 15। फिर काटते हैं इसे 5 से,
5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 से ही कटेगा ये, 17 एकम 17। तो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, यहाँ पर 92 है, 92 के 2 से काट लेते हैं, तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 23 ही काट लें, 23 एकम 23। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 92 और 2 इंटू 2 इंटू 23, ये हो गए। तो हमें इसका SCF निकालना है, कितना निकालना है इसका SCF निकाल लेते हैं हम, 510 और 92 का। तो ये क्या होगा, इनमें देखेंगे हम वैनिष्ट गुणनखंड। अच्छा, एक और बढ़ा लेते हैं इसे, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 23। तो यहाँ पर 2 की घात 1 और 3 की घात 1 ही रहेगी, 5 की घात भी 1 ही है और 17 है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से निम्नतम घात वाला लेना है, 2 कॉमन है इन दोनों में, तो इन दोनों में से जो कम पावर है वो ही लेना है, 2 की पावर 1। ठीक है, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। SCF आ गया। अब हमें LCM और निकालना है, LCM 510 और 92 का। तो इसका LCM निकाल लेते हैं हम। तो इनमें क्या करेंगे हम, मैक्सिमम पावर होती है तो 2 कॉमन है, कॉमन की घात अधिकतम वाला लेते हैं, तो ये अधिकतम घात वाला ले लिया हमने। अब जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखा जाता है, 3, 5, 17 और 23। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 4 हो गया, तो 4 3 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 17 छंग 102, 102 यानी इसकी गुणा कर लेते हैं कितनी आती है। ठीक है, तो इसकी करेंगे 0 आएगा, 23 दूनी 46 आएंगे, 46, 23 एकम 23, कितनी आ जाएगी, 23,460। ठीक है, ये इसका LCM आ गया। ठीक है, अब हमें जांच करनी है इसकी, तो जांच करेंगे। अब जांच कर लेते हैं, इधर जांच करने पर तो जांच करेंगे अब। ठीक है, तो 2 संख्याएं A और B हैं, तो क्या होता है, SCF A और B का इंटू LCM A इंटू A, B का। तो 2 संख्याएं क्या क्या हैं यहाँ पर, 510 और 92। फिर यहाँ से SCF कितना आया, 2 आया है, और LCM जो आया है वो कितना आया है, 23,460। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, तो 0, 2 छंग 12 के 2, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 46,920 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो भी इतना ही आएगा, करके देख लेते हैं। तो 51 की गुणा कितने से, 92 से कर लेते हैं, तो 51 दूनी 102, तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। ठीक है, 2 9 और 6 और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पर 510 था इसलिए एक 0 और बढ़ जाएगा, तो इतना ही आया ना। तो यहाँ भी कितना आया, 46,920। तो ये सत्यता की जांच हुई, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ सत्यापित हो गया ये, यानी जांच हो गई, सत्यापित हुआ। ठीक, इस प्रकार से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में लिखा है, क्या लिखा है, 336 और 54 का इनका निकालना है। तो यहाँ से हम 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 2 से कट जाएगा, सम संख्या लास्ट में, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7। तो इसको भी काट लेते हैं हम 54 को। तो 54 को काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कटेगा 3 नेम 27, फिर 3 से कटेगा 3 तियाँ 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। तो यहाँ पर
336 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार हैं, ठीक। फिर 3 गुणा 7, 54 के कितने आते हैं इसके प्राइम फैक्टर? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार हैं? 4 बार हैं, तो 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू 7। इसको भी लिख सकते हैं 2 और 3 कितनी बार हैं? 3 बार हैं, तो 3 की पावर 3। अब हमें क्या लिखना है? एस सी एफ किसका? 336 और 54 का। तो इनका एस सी एफ में क्या होता है? एस सी एफ में निम्नतम पावर ली जाती है कॉमन वाले की, तो कॉमन दोनों में क्या है? यहाँ पर 2 है कॉमन, तो 2 में से कम पावर वाला लेंगे, 1 पर हाथ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन 3 भी कॉमन है दोनों में, तो 3 में से कम घात किसकी? इस वाले की है, तो ये वाला ले लिया हमने, ठीक। अब कुछ नहीं कॉमन है, तो यही क्या हो जाएगा इसका? एस सी एफ हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2 3 6, तो ये हो गया इसका एस सी एफ। अब क्या निकाल लेते हैं इसका? एल सी एम। तो एल सी एम निकालते हैं 336 और 54 का। तो इसमें क्या होता है? उभयनिष्ठ घातों की अधिकतम पावर ली जाती है। तो उभयनिष्ठ बताइए, दोनों में 2 है, 2 है, ठीक है। अब अधिकतम पावर 1 ज़्यादा है या 4? तो 4 ज़्यादा है, तो 4 पावर ले लिया हमने, ठीक है। इन दोनों में बताओ कौन सा कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 में अधिकतम पावर वाला ये वाला लेंगे, 3 की घात 3। अब जो रह गए उनको भी लिखा जाता है। यहाँ रह क्या गया? यहाँ रह गया 7। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। इस 4 पावर का मतलब कितना हो गया? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 और चलो एक बार लिख लेते हैं, 16 और यहाँ पर हो जाएगा 27 और यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18। अब इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 16 ने में 144, यहाँ से लगे 14 है, और 16 अट्ठे 128, 128 128 और 14 है 128 और 14 है, कितना हो गया? 142 142 के 2 यहाँ से लगे, फिर 14, 16 एकम 16, 16 और 14 16 14 40, 16 और 14 40, ठीक है। 16 14 30 हो गए, सॉरी 30। तो ये आया, इसका क्या आया? एलसीएम आया। अब हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। तो जांच भी इधर ही कर लेते हैं। जांच करने पर, तो जांच करेंगे। अब कितना हो जाएगा जांच करने पर? तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हैं? यहाँ पर चलो एक बार फार्मूले को लिखते हैं। ए इंटू बी, अगर 2 संख्याएं हैं तो होता क्या है? एस सी एफ ए और बी का गुणा एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी का, इन 2 संख्याओं का एलसीएम एस सी एफ का गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याएं कितनी थी यहाँ पर? 336 गुणा 54। एलसीएम आया इसका, एस सी एफ आया इसका 6 है, और ये कितना आया? 3 और यानी 3024 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14 है कि 14 है, और 6 3 18 है। 18,144 आ गया, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ही आएगा, 18,144, ठीक है। करके देख लेना। तो यहाँ दोनों पक्ष बराबर आ गए, LHS बराबर RHS आ गया। तो इसलिए यहाँ सत्यता यानी सत्यापित हुआ लिख दे रहे हैं, सत्यापित हुआ ये लिख दिया हमने, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।